सो गाइस दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। खाली इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि पूरी बुक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक मनी चैप्टर है, मनी, जिसमें M1 M2 वाला मनी सप्लाई वाला टॉपिक रहता है और छोटे मोटे एक दो टॉपिक रहते होंगे। तो वो 1 जैन के आसपास या 2 जैन या 3 जैन के आसपास विल स्टार्ट रिवीजन, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी बोथ। 2 महीने आपकी रिवीजन चलेगी, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी। ऑल्टरनेट डेज क्लास होगी मॉर्निंग 11 to 1, प्लीज़ नोट कर लो, मॉर्निंग 11 to 1 MWF होगी। उसमें जो लोग आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, और जो लोग नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, दे विल अटेंड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन मैं लिंक सेंड कर दूंगा, जूम पे उनको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा और जूम पे प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। पहले जूम बेकार था तो प्रॉब्लम नेटवर्क की आती थी, अब नहीं आती। मैं डेली क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो देयर इज़ नो इशू। तो जो लोग नहीं आ सकते वो जूम पे लेंगे क्लास ऑनलाइन, और जो लोग आ सकते हैं बेटर ये है कि आप लोग आओ, क्योंकि मैं सामने बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आपको टॉपिक दिया जाएगा कि ये टॉपिक है, आपने लर्न करके आना है। ऑल्टरनेट डेज क्लास होगी, 1 दिन का टाइम मिलेगा। अगर मेरी बात मानते रहोगे तो करते 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 छोटे छोटे टॉपिक दूंगा, छोटे छोटे करते करते आपकी पूरी इको एंड उसके ऑल्टरनेट डेज BST भी कराऊंगा, वो भी रेडी हो जाएगी। मतलब एग्जाम में आपको इको एंड BST को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इतना कुछ डिस्कस कर लेंगे, इतना कुछ रिवाइज कर लेंगे कि आप कहोगे सर ये सब चीज़ें तो हमको आती हैं, इको BST में हमको बर्डन नहीं है, हम लाइट है, एग्जाम की छुट्टियों में हमें इतना बर्डन नहीं है। और अगर बाकी तो फिर वही बात है, ले दे के जो बच्चों ने बात नहीं माननी वो सोचेंगे अभी तो एग्जाम में बहुत दिन पड़े हैं, 2 महीने पड़े हैं। भैया 2 महीने नहीं पड़े, 8 संडे पड़े हैं, 8 हफ्ते पड़े हैं बस। ठीक है, तो अगर तो आपने बात मान ली तो आपका इको BST में बर्डन बहुत लाइट हो जाएगा। नहीं तो एग्ज़ाम में मान लो छुट्टियां कम मिल जाए तो आप लोग रोगे कि हम कितना ये भी पढ़े। फिर उस टाइम अगर आप मेरे को पास आओगे कि सर हमको ये करा दो वो करा दो, मेरे हाथ खड़े हैं पहले से ही, मैं किसी की भी हेल्प नहीं करूँगा। जो लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, जो लोग रेगुलर क्लासेस में पढ़ के आएंगे, खाली क्लास अटेंड नहीं करनी, जो मैं टॉपिक दूंगा लर्न करके आएंगे, मेरे को रिस्पॉन्स देंगे, उनकी मैं लास्ट एग्ज़ाम तक हेल्प करूंगा, यहाँ बिठा के भी, उनके घर जाके भी, उनकी ऑनलाइन भी, जैसे मर्जी हो। लेकिन जो लोग बात नहीं सुनेंगे इन 2 महीनों में, उनके लिए हाथ खड़े हैं सिर्फ, उनके लिए मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए मेरी कोई, जब वो मेरी बात पूरा साल नहीं मानी, अब 2 महीने भी नहीं मानोगे तो मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और जो रेगुलर मेरी बात मानते हैं, होमवर्क टाइम पे करते हैं, आगे 2 महीने लर्निंग वर्क और रिवीजन साथ साथ करेंगे, क्लासेस भी अटेंड करेंगे, एंड जितना मैं काम दूंगा पढ़ के आएंगे, मेरे को रिस्पांस देंगे तो मैं उनको रिस्पांस दूंगा। तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स बचे हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो एक तो मेरे को लग रहा है कि मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, 2 चैप्टर हम ऑफलाइन वाली क्लास में फटाफट से करा देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा कि कब से आपने आना है। और जो लोग ईजिली आ सकते हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें इनके घर में कोई बीमार नहीं है, खांसी ज़ुकाम बुखार किसी को नहीं है, वो लोग ज़रूर आएँ। और जिनके घर में कुछ है तो वो प्लीज़ ऑफलाइन ही अटेंड करें, सॉरी ऑनलाइन अटेंड करें। और मेरे को बहाना नहीं चाहिए कि सर हमारे घर में, ये किसी को ज़बरदस्ती बीमार मत कर देना कि हमारे घर में बीमार है। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग भी ऑफलाइन मेरे घर पे आएंगे अटेंड करने के लिए क्लासेस, उनके पेरेंट्स की कंसेंट मेरे को चाहिए कि हाँ हम अपनी मर्ज़ी से भेज रहे हैं, हमारे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। वो कंसेंट मेरे को व्हाट्सएप पे चाहिए, कोई फॉर्मल लेटर नहीं चाहिए मेरे को गवर्नमेंट की का, मेरे को आपका व्हाट्सएप पे पेरेंट्स का रिप्लाई चाहिए, और पेरेंट्स के फ़ोन नंबर से ही वो आना चाहिए, ताकि मेरे पास उनका फ़ोन नंबर हो, मैं उनसे कंफर्म कर सकता हूँ कि ये उन्होंने ही भेजा है। ठीक है, जिनकी पेरेंट्स का कंसेंट आएगा कि हम एग्री हैं अपने बच्चों को ऑफलाइन भेजने के लिए 2 महीने के लिए, वही बच्चे ऑफलाइन आके पढ़ेंगे। जिनके पेरेंट्स का कंसेंट नहीं आएगा वो नहीं आएंगे। तो 3 सेक्टर, अभी तक हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी। व्हाट इज 2 सेक्टर एंड व्हाट इज 3 सेक्टर, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी लास्ट में रखा था। बेसिकली फ़र्क क्या होता है, जो हमारा CBSE का डिलीटेड सिलेबस आया है उसमें भी ये नहीं है कि डिलीट किया है, मतलब डिलीट नहीं किया, और जो रिवाइज सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है उसमें भी नहीं है। तो ये ना डिलीटेड में ना रिवाइज में, तो ये कन्फ्यूजन है कि ये करना है कि नहीं करना। मैं करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे, 15 मिनट का टॉपिक है और वीडियो खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से, हमने अभी तक पढ़ा था, एक होते हैं हाउस होल्ड, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम अपने एग्जाम में बुक मैक्रो इकोनॉमिक जहाँ से शुरू की है वहाँ से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हाउस होल्ड। और दूसरा हमने पढ़ा था बिजनेस फर्म्स या कॉरपोरेट समझ लो। ठीक है,
बिजनेस फर्म्स कर लो या फर्म्स कर लो खाली ये। इसके अलावा दो सेक्टर और होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट का और एक और भी होता है, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो हाउस होल्ड हो गया, प्लस फर्म्स भी ले ली, और अगर हम गवर्नमेंट भी ले लेते हैं तो हमारी बन जाती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये फ़र्क होता है। तो तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा लेके चलेंगे, और इस सिचुएशन में जब तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा बनेगा, और वो एक्सेस होगी तो गवर्नमेंट कैसे, अब जब गवर्नमेंट बीच में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करेगी। अगर वो कर्व ऊपर चला गया मतलब एक्सेस डिमांड होगी तो गवर्नमेंट उसको नीचे कैसे लाएगी, और अगर कर्व नीचे चला गया डेफिशिएंट डिमांड होगी तो गवर्नमेंट उसको ऊपर कैसे लाएगी। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और एक आरबीआई इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है? अपनी स्पेंडिंग से और टैक्सेस से, अपनी स्पेंडिंग से और टैक्सेस से। और आरबीआई वो 5-6 रेपो रेट, बैंक रेट, मॉरल सुएशन वगैरह वगैरह पढ़े थे। तो गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग से और टैक्सेस को बढ़ा के या कम करके एग्रीगेट डिमांड को ठीक कर सकती है, तो जब गवर्नमेंट को भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो गवर्नमेंट तो अपनी इंटरवेंशन करेगी। तो सबसे पहले हम कर्व देखेंगे, कर्व से बेटर समझ आ जाएगा आपको। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, और अभी तक हम इसको एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते थे, जिसको हम C+I कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने देखो, C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन करता है? हाउस होल्ड। I मतलब इन्वेस्टमेंट, कौन करता है? बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये हाउस होल्ड ने कर लिया, ये फर्म्स ने कर लिया। गवर्नमेंट का क्या? गवर्नमेंट 3 सेक्टर में पढ़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी, गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब मैं C में और I में G ऐड कर दूंगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? आप खुद सोचो, ये C+I का कर्व है, इसमें मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड कर दिया। जब गवर्नमेंट इंक्लूड करूंगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। भाई गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट क्या डिमांड करती है वही खर्चा करेगी। तो गवर्नमेंट की डिमांड जब इंक्लूड कर दूंगा तो ये कर्व चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे बन जाएगा AD न्यू कर्व, ठीक है। और इसको बोला जाएगा C+I+G, इसमें G भी इंक्लूड कर दिया गया आपका, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, ठीक है। बस यही फ़र्क है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमारी पूरी बुक में गवर्नमेंट का वो नहीं है, 3 सेक्टर इकॉनमी नहीं है, तो हम अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितना है? बेसिकली ये डिफरेंस आया इस G की वजह से, तो हम इस डिफरेंस को G मान लें। भाई ऑब्वियसली ये C+I है, ये C+I+G है, तो ये फ़र्क कितना, ये डिमांड कितने से उठी? ये G से उठी। तो हम अपनी फैसिलिटी के लिए इस बुक में मानेंगे कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट मान रहे हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, ये थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, किसी भी हालात में चेंज नहीं होगा। मतलब ये फिक्स रहेगा, यहाँ भी फिक्स रहेगा, यहाँ भी फिक्स रहेगा, यहाँ भी फिक्स रहेगा, यहाँ भी फिक्स। जब ये फिक्स रहेगा तो वील गेट AD1 मिलेगा विच इज पैरेलल टू AD। बस इतनी सी ही बात है। यहाँ पे आपका टॉपिक जो डेफिनेशन है वो ख़त्म हो गई है। अब ये बुक में मार्क कर लेना, और मैं जो बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो तो आपको करना ही होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड में बुक में, रेमेडी इन डेफिशिएंट, अगर डेफिशिएंट डिमांड हो गई तो क्या किया जाएगा, और अगर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या किया जाएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो बीच में हो गई थी ख़राब, कि अब ये हटा दो, अब हम खाली ये पढ़ेंगे। 3 सेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये हटा दो, ठीक है। अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ
डेफिशिएंट डिमांड, मतलब इसको भी हटाओ, ये एग्रीगेट सप्लाई होगी, ये एग्रीगेट डिमांड होगी। ये कौन सी डिमांड है? 3 सेक्टर वाली, जिसमें सी भी आता है, आई भी आता है, जी भी आता है। मान लो कि इकॉनमी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रही है और ये डेफिशिएंट है। हमको चाहिए था ये, हमको यहाँ पे चाहिए था AD1 चाहिए था। हमें कहाँ पे जाना है? AD1 पे जाना है। ये भी C+I+G है, लेकिन ये F है। F मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब जहाँ पे AD और AS मीट करते हैं। अभी AD और AS आर मीटिंग एट E पॉइंट। हम चाहते हैं कि ये F तक जाए, मतलब कि डिमांड डेफिशिएंट है किसी भी रीज़न। इसमें हमने डिटेल में नहीं जाना, उसमें तो हमने पढ़ा था ना रीजंस क्या है। भाई गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो डिमांड घट गई, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे घटा दिए तो डिमांड घट गई। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्यों घटी? डिमांड चलेगी नीचे, हमको ये चाहिए थी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। F सिग्निफाइज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और इकॉनमी कहाँ पे चाहती है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चाहती है, इक्विलिब्रियम। तो अभी हम कहाँ पे हैं? ई पे। अब ये ई पे आए क्यों? अगर आपको रीजन है, बुक में लिखा नहीं है, आपको आए, आप खुद बताओ यार। आपको डेफिशिएंट डिमांड के जो रीजन है उसमें क्या कहा था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, गवर्नमेंट ने खर्चे कम कर दिए, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी। अरे गवर्नमेंट है ना यहाँ पे, गवर्नमेंट ने जब खर्चे कम कर दिए तो नीचे आ गए। तो ठीक कैसे करोगे? गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स एंड रोड्स एंड हाईवेज वगैरह वगैरह बनाना शुरू, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देगी, तो उससे वापस हम ऊपर चले। जब गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे जी भी तो आ रहा है। तो मतलब जो नॉर्मल 2 सेक्टर में डेफिशिएंट डिमांड का रीज़न था, वही 3 सेक्टर में भी रीज़न है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड है। और जब नॉर्मल 2 सेक्टर में डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का जो करेक्ट करने का वो था वे था, वो यही था। इसमें भी इसी तरह से हो जाएगा, उसमें भी इसी तरह से हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज कर देती है तो एग्रीगेट डिमांड वापस से राइज कर जाएगी। दैट्स इट। अब हम करेंगे एक्सेस, इसमें इतना ही पढ़ना जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब आती है? एक्सेस डिमांड आप इसी कर्व पे देखोगे। इसको ई कर रहा हूं मैं और इसको मैं अभी कर दूंगा एफ। ठीक है, अब ये AD है और ये AD1 है, उल्टा कर दिया। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ई पे। हमें चाहिए कहाँ पे? F पे। मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है डिमांड उससे ज़्यादा ऊपर चली गई है। दिस इज़ नोन एज एक्सेस डिमांड, कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए होंगे, ये भी एक रीज़न होता है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस गिरा दिए होंगे, ये भी रीज़न होता है, डिमांड बढ़ गई। तो उसको मेजर्स टू रेमेडी या मेजर्स टू करेक्ट क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, क्योंकि 3 सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है। गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे कम करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो जाएगी। जो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई थी, राइज हो गई थी, वो नीचे आ जाएगी गवर्नमेंट खर्चे करने से। फिर हम वापस से ई से पहुंच जाएंगे एफ, क्योंकि एफ चाहिए था हमें। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, हम ई पे है। दैट्स इट। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस फिनिश हो गया है। सिर्फ 1 या 2 टॉपिक्स रह गए हैं जो मैं ऑफलाइन की मोड में करा दूंगा, और अगली वीडियो आपकी 2-3 दिन बाद आएगी, लेकिन लगातार आएगी। मतलब 2 दिन 3 दिन का गैप होगा, कुछ काम है ऐसा। उसके बाद आपकी, लेकिन फिर 3-4 दिन रेगुलर कर दूंगा। मतलब 1 दिन छोड़ के नहीं भेजूंगा, 3-4 दिन रेगुलर सेंड कर दूंगा, ताकि वो गैप कवर अप हो जाए। तो चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फिनिश्ड, एंड IED में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वी आर लेफ्ट विद चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, जिसमें से चैप्टर 8 बड़ा है और उसमें कुछ कटा भी हुआ है। तो ये हमारा 31 तक हो जाएगा, और अगर पहले हो गया तो गुड है। ये फटाफट से होने वाले चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। अभी आपका एक होमवर्क भी है जो देना बहुत ही ज़रूरी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, और जो
रेगुलर काम मेरे को सेंड करते हैं, उनका होमवर्क है जी मेरे को आपने हॉट्स, इसमें कोई हॉट्स में न्यूमेरिकल नहीं है तो मेरे कराने का मतलब नहीं है, मेरे को आपने हॉट स्टडी करके समझ के रीड करके मेरे को रिप्लाई करना है। अगर कोई डाउट है तो मैं समझा दूंगा। एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि उनको एक टॉपिक समझ नहीं आया क्रेडिट कंट्रोल वाला, वो मैं ऑफलाइन वो मार्क करके रखे, मेरे को याद कराए या मेरे को कॉल करें, मैंने इनवाइट किया हुआ, मेरे को कॉल करो, मैं समझा दूंगा। 9 बजे के बाद आप मेरे को कॉल कर सकते हो। 15 मिनट का टॉपिक, 5 मिनट, 15 मिनट में छोड़ो, 5 मिनट का टॉपिक है, वो मैं समझा दूंगा। अदरवाइज़ ऑफलाइन मोड में चले जाना, वहाँ पे मेरे से पूछ लेना, लेकिन ऑफलाइन मोड बहुत दिनों बाद होगा, तब तक भूल जाओगे। तो प्लीज़ आज या कल में मेरे को कॉल करो जिस भी बच्चे का डाउट था, और इसमें जो भी आपका एक भी अगर एक वर्ड भी डाउट निकलता है, क्वेश्चन तो दूर की बात है, आप प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करो कि सर ये डाउट है, ये समझा दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोगों को समझा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं पर्सनली समझाऊंगा, क्योंकि आपका डाउट है, आप पढ़ रहे हो, बाकी जो नहीं पढ़ रहे उनका डाउट नहीं, तो उनको क्यों समझाऊँ मैं। ठीक है।